आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए दोस्त, आप हमेशा अपना सोच बड़ा रखिए और दुनिया में कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहेगा आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HDT एकेडमी। चलिए आज हम लोग समझेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में। तो चलिए हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को कुल बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश के निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ दिया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश निवासियों के द्वारा, मान लेते हैं कोई देश के निवासी, जैसे भारत देश के निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, मतलब कि एक वर्ष में कब से कब तक उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को कुल बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और यहाँ कृषि वर्ष 1 जुलाई से 31 जून तक होता है। RBI वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कैलेंडर वर्ष आप लोग तो जानते ही होंगे, कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को कुल बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश के निवासियों द्वारा विदेश से प्राप्त आय को भी जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ समझते हैं वर्ष के बारे में कि कब से कब तक होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। RBI वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा मिटाते हैं दोस्तों। तब हम इसे लिख लिए हैं और अब चलिए हम लोग समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास का द्योतक होता है। तो चलिए फिर से समझते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास का द्योतक होता है। इसे 2 पद्धतियों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अब इसे कितने पद्धति में, 2 वर्गों में, 2 पद्धतियों में इसे विभाजित किया जाता है। तो पहला उत्पाद पद्धति और दूसरा आय पद्धति। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास का द्योतक होता है। इसे 2 पद्धतियों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। पहला उत्पाद पद्धति, दूसरा आय पद्धति। अब चलिए उत्पाद पद्धति के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसके आधार पर राष्ट्रीय आय के गणना के लिए उत्पादित वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे मूल्य वर्धित पद्धति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उद्योग इत्यादि सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से समझते हैं उत्पाद पद्धति। उत्पाद पद्धति जिसे उत्पादित किया जाता है, कुछ पालन किया जाता है। उत्पाद पद्धति इसके आधार पर राष्ट्रीय आय के गणना के लिए उत्पादित वस्तुओं के मूल्य वर्धित के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे मूल्य वर्धित पद्धति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उद्योग इत्यादि सम्मिलित किया जाता है। अब दूसरा हम लोग समझते हैं आय पद्धति। आय पद्धति के बारे में समझते हैं। आय पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को निर्धारण किसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध सेवाओं के बदले भुगतान के योग को ही आय पद्धति कहा जाता है। जैसे प्रशासन, व्यापार एवं परिवहन इत्यादि के लिए किए गए भुगतान तथा इसमें अविपरीत आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं आय पद्धति। आय पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को निर्धारित किसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध सेवाओं के बदले भुगतान के योग को ही आय पद्धति कहा जाता है। जैसे प्रशासन, व्यापार एवं परिवहन इत्यादि के लिए किए गए भुगतान को आय पद्धति कहते हैं तथा इसमें अविपरीत आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
आय पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को निर्धारण किसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध सेवाओं के बदले भुगतान के योग को ही आय पद्धति कहा जाता है। जैसे प्रशासन, व्यापार एवं परिवहन इत्यादि के लिए किए गए भुगतान तथा इसमें अविपरीत आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से समझते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास का द्योतक होता है। इसके दो पद्धति के आधार पर ज्ञात किया जाता है। पहला उत्पाद पद्धति और दूसरा आय पद्धति। अब हम लोग समझते हैं उत्पाद पद्धति के बारे में। उत्पाद पद्धति इसके आधार पर राष्ट्रीय आय के गणना के लिए उत्पादित वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे मूल्य वर्धित पद्धति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन उद्योग इत्यादि सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आय पद्धति के बारे में समझते हैं। आय पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को निर्धारण किसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध सेवाओं के बदले भुगतान के योग को ही आय पद्धति कहा जाता है। जैसे प्रशासन, व्यापार एवं परिवहन इत्यादि के लिए किए गए भुगतान आय को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसके बारे में और आगे विस्तार से समझते हैं। तो इसे हम थोड़ा मिटाते हैं दोस्त और फिर आगे समझते हैं। दोस्तों हम इसे अब लिख लिए हैं, तो चलिए समझते हैं। तो उपर्युक्त पद्धतियों के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस गणना के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 ईस्वी में गठन किया गया था। इसी समिति में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक संगठन की स्थापना करने का सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया, लेकिन बड़े उद्योग के आंकड़ों के लिए कलकत्ता बनाया गया। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से समझते हैं। उपर्युक्त पद्धतियों के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस गणना के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में 1949 ईस्वी में गठन किया गया था। इसी समिति में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक संगठन की स्थापना करने का सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया, लेकिन बड़े उद्योग के आंकड़ों के लिए कलकत्ता बनाया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में CSO के समय में किया जाता है, लेकिन यह केवल आंकड़ा को जारी करता है तथा इस आंकड़ा को प्राप्त करने में राष्ट्रीय NSSO, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, और इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सहयोग करता है। CSO आंकड़ों को दो आधार पर जारी करता है, पहला चालू मूल्य पर और दूसरा स्थिर मूल्य पर। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से समझते हैं। उपर्युक्त पद्धतियों के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस गणना के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 ईस्वी में गठन किया गया था। इसी समिति में भारत में राष्ट्रीय आय का गणना के लिए एक संगठन की स्थापना करने का सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया, लेकिन बड़े उद्योग के आंकड़ों के लिए कलकत्ता बनाया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में CSO के समय में किया जाता है, लेकिन यह केवल आंकड़ा को जारी करता है
तथा इस आंकड़ा को प्राप्त करने में राष्ट्रीय NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, सहयोग करता है। NSSO इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस और इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सहयोग करता है। CSO आंकड़ों को 2 आधार पर जारी करता है। तो ये कितना आधार पर जारी करता है? तो 2 आधार पर, पहला चालू मूल्य पर और दूसरा स्थिर मूल्य पर। तो दोस्तों तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। उपर्युक्त पद्धतियों के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आय का गणना की जाती है। इस गणना के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 ईस्वी में गठन किया गया था। इसी समिति में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक संगठन की स्थापना करने का सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया, लेकिन बड़े उद्योग के आंकड़ों के लिए कलकत्ता बनाया गया। तो पहले दिल्ली को बनाया गया, उसके बाद बड़ा उद्योग के कारण से कलकत्ता को भी बनाया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में CSO के समय में किया जाता है, लेकिन यह केवल आंकड़ा को जारी करता है तथा इस आंकड़ा को प्राप्त करने में राष्ट्रीय NSSO इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस और इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सहयोग करता है। CSO आंकड़ों को 2 आधार पर जारी करता है, पहला चालू मूल्य पर और दूसरा स्थिर मूल्य पर। इसके बारे में हम और विस्तार से समझते हैं। तो चलिए समझते हैं चालू मूल्य पर। तो दोस्तों अभी इसको मिटाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे चालू मूल्य पर। दोस्तों अब हम इसे लिख लिए हैं, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं चालू मूल्य पर। तो चालू मूल्य पर CSO राष्ट्रीय आय की आंकड़ा जारी करने के लिए चालू मूल्य पर भी आंकड़ा जारी करता है। चालू मूल्य का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में जो वित्तीय वर्ष संचालित होता है उसे ही चालू वित्तीय वर्ष कहते हैं। जैसे 2019-20 भारत में वर्तमान समय में चालू मूल्य पर 2018-19 शुद्ध राष्ट्रीय आय 168.76 लाख करोड़ अनुमानित किया गया तथा 2017-18 में चालू मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय 151.28 लाख करोड़ था, जिसका वृद्धि दर 11.3% था। तो दोस्तों चलिए एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। तो चालू मूल्य पर CSO राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करने के लिए चालू मूल्य पर भी आंकड़ा जारी करता है। चालू मूल्य का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में जो वित्तीय वर्ष यानी कि एक वर्ष मतलब एक साल संचालित होता है उसे ही चालू वित्तीय वर्ष कहते हैं। जैसे 2019-20 भारत में वर्तमान समय में चालू मूल्य पर 2018-19 शुद्ध राष्ट्रीय आय 168.76 लाख करोड़ अनुमानित किया गया तथा 2017-18 में चालू मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय 151.28 करोड़ था, जिसका वृद्धि दर 11.3% था। तो दोस्तों तो हमें उम्मीद है कि आप चालू मूल्य के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग समझते हैं स्थिर मूल्य पर। तो स्थिर मूल्य पर भारत में CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना स्थिर मूल्य पर भी जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में पिछले, अब इसके बारे में हम लोग और थोड़ा आगे विस्तार से समझेंगे, तो इसलिए चलिए हम इधर मिटाते हैं और इसके बारे में है स्थिर मूल्य के बारे में हम लोग थोड़ा और विस्तार से अभी समझेंगे। तो दोस्तों तो चलिए हम थोड़ा इसे मिटाते हैं और लिखते हैं। दोस्तों तब हम इसे लिख लिए हैं, तो चलिए समझते हैं। स्थिर मूल्य पर भारत में CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्य पर भी जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में पिछले कई एक वित्तीय वर्ष को आधार बनाकर जारी किया जाता है। 30 जनवरी 2015 को CSO के प्रेस विज्ञापित के स्थान पर
2011-12 को वर्तमान समय में आधार वर्ष CSO के द्वारा 2011-12 के मूल्य के आधार पर जो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करता है उसे ही स्थिर मूल्य पर जारी आंकड़ा कहते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। तो स्थिर मूल्य पर भारत में CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्य पर भी जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में पिछले कई एक वित्तीय वर्ष को आधार बनाकर जारी किया जाता है। 30 जनवरी 2015 को CSO के प्रेस विज्ञापित के स्थान पर 2011-12 को वर्तमान समय में आधार वर्ष CSO के द्वारा 2011-12 के मूल्य के आधार पर जो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करता है उसे ही स्थिर मूल्य पर जारी आंकड़ा कहते हैं। तो दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आपको स्थिर मूल्य के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसे मिटाते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। थोड़ा मिटाने में थोड़ा दिक्कत होता है दोस्त। तो दोस्त, हम इसे आप लिख लिए हैं। तो चलिए हम लोग दोस्त यहाँ समझते हैं। दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अक्सर एग्जाम इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत के दादा भाई नरहोजी ने 1867-68 ईस्वी के आधार पर 1868 ईस्वी में जारी किए थे। अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बताए थे। इस पुस्तक में उसने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया प्रति वर्ष बताए थे। तो दोस्त, तो चलिए हम लोग थोड़ा फिर से समझते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन किए थे? तो दादा भाई नरहोजी ने किए थे। कब? तो 1867-68 ईस्वी के आधार पर 1868 ईस्वी में जारी किए थे। और अपने पुस्तक का नाम रखे थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अपना बुक का नाम रखे थे। तो बुक का नाम बताए थे। इस पुस्तक में अपने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया प्रति वर्ष बताए थे। तो दोस्त, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं GDP के बारे में, NNP के बारे में, GNP के बारे में। तो इस सब के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो चलिए हम इसे आप मिटाते हैं और समझते हैं। दोस्त, अब हम इसे लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे समझते हैं GDP के बारे में। तो GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो चलिए अब इसे हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर निवास करने वाले निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को कुल मौद्रिक मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें भारत में रहने वाले विदेशी आय को भी जोड़ दिया जाता है। यह भी दो आधार पर जारी होता है, पहला स्थिर मूल्य पर और दूसरा चालू मूल्य पर। तो चलिए स्थिर मूल्य के बारे में समझते हैं। तो स्थिर मूल्य पर GDP 2018-19 में 14 लाख करोड़ रहा था तथा 2017-18 में 8 लाख करोड़ रहा था तथा इसका वृद्धि दर 6.8% रहा है। 2019-20 का आंकड़ा हमें तो नहीं पता है, हम तो गूगल पे सर्च किए लेकिन
सही जानकारी न मिल पाया, हमें भी कन्फ्यूजन था। 2019-20 का आंकड़ा अभी तक क्लियर नहीं पता चल पाया है, इसलिए 2019-20 का आंकड़ा न लिखे हैं दोस्त, इसलिए यहाँ 2018-19 का आंकड़ा लिखे हैं। तो 2018-19 में जीडीपी का आंकड़ा था 14 लाख करोड़ तथा 2017-18 में आंकड़ा रहा 8 लाख करोड़ और इसका वृद्धि दर रहा 6.8%। चलिए आप समझते हैं हम लोग चालू मूल्य पर। तो चालू मूल्य पर भारत के जीडीपी 2018-19 के अनुसार 190.54 लाख करोड़ रहा, जिसमें इसका वृद्धि दर 11.5% का अनुमान रहा था तथा 2017-18 के अनुसार कुल जीडीपी 170.95 लाख करोड़ रहा है, जिसमें वृद्धि दर 11.3% रहा है। तो दोस्त चलिए एक बार हम लोग इसे फिर से समझते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं जीडीपी। तो इसका परिभाषा होता है एक वित्तीय वर्ष में एक देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर, यानी कि कोई देश मान लेते हैं हमारा देश भारत के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो निवास करते हैं, उनके बारे में। तो उनके अंदर निवास करने वाले निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को कुल मौद्रिक मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जो हमारे देश के अंदर रहते हैं, वो जो काम करते हैं, जो इनकम कमाते हैं, वो पैसा को या वो धन को, उसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसमें भारत में रहने वाले विदेशी आय को भी जोड़ दिया जाता है। यह भी 2 आधार पर जारी होता है, ये भी ऐसे 2 आधार पर जारी होता है। तो कितने आधार पर? तो 2 आधार पर। पहला स्थिर मूल्य पर और दूसरा चालू मूल्य पर। तो स्थिर मूल्य पर समझते हैं। तो स्थिर मूल्य पर जीडीपी 2018-19 में 14 लाख करोड़ रहा था तथा 2017-18 में 8 लाख करोड़ रहा था तथा वृद्धि दर 6.8% रहा है। अब समझते हैं हम लोग चालू मूल्य पर। तो भारत के जीडीपी 2018-19 के अनुसार 190.54 लाख करोड़ रहा, जिसमें 11.5% का अनुमान रहा था तथा 2017-18 के अनुसार कुल जीडीपी 170.95 लाख करोड़ रहा है, जिसमें वृद्धि दर 11.3% रहा है। तो दोस्त, तो हमें उम्मीद है कि आपको जीडीपी के बारे में समझ आ गया होगा। तो दोस्त अब हम लोग चलिए समझते हैं जीएनपी के बारे में। चलिए इसे दोस्त हम थोड़ा इसे मिटाते हैं और समझेंगे जीएनपी के बारे में। किसी देश या विदेश निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसके अंतर्गत देश के निवासियों द्वारा दूसरे देश से प्राप्त आय को भी जोड़ दिया जाता है तथा देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर विदेशियों के द्वारा प्राप्त आय को घटा दिया जाता है। इसे ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो दोस्त चलिए एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, इसके जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका परिभाषा होता है किसी देश या विदेश के निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? तो किसी देश या विदेश, कोई भी देश या विदेश, जैसे मान लेते हैं हमारा देश या दूसरा देश, कोई भी देश के निवासी के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसके अंतर्गत देश के निवासियों द्वारा दूसरे देश से प्राप्त आय को भी जोड़ दिया जाता है। अगर मान लेते हैं हमारा देश का व्यक्ति अगर दूसरे देश में जाता है कमाने के लिए और वहाँ से कमाता है, हर पैसा जैसे भेजता है यहाँ पे हमारा देश में, भारत में, तो फिर वो पैसा को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और दूसरे देश का व्यक्ति जब यहाँ पे आते हैं हमारे देश में कमाने के लिए और कमा के यहाँ से पैसा जब भेजते हैं अपना देश में, तो वो पैसा को घटा देते हैं। तो इसे ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।
तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। किसी देश या विदेश के निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसके अंतर्गत देश के निवासियों द्वारा दूसरे देश से प्राप्त आय को भी जोड़ दिया जाता है तथा देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर विदेशियों के द्वारा प्राप्त आय को घटा दिया जाता है। इसे ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। हम बनाए हैं जीएनपी इसका फार्मूला बनाए हैं। फार्मूला होता है जीडीपी के मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, समझ ही गए हैं, प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पे एक्स का मतलब माने हैं देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त धन। एक्स का मतलब माने है कि जिसे हमारा देश का व्यक्ति जब दूसरा देश में गया है कमाने के लिए और कमा के जो पैसा यहाँ पे भेजता है वो पैसा को हम राष्ट्रीय उत्पाद में ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम एक्स माने हैं, इसलिए ऐड होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माने हैं। और एम का मतलब विदेशियों द्वारा देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर प्राप्त धन। और जैसे विदेश का व्यक्ति जब आता है हमारा देश में भारत में तो यहाँ से कमा के जो पैसा अपना देश में भेजता है वो पैसा को हम लोग घटा देते हैं, इसलिए यहाँ पे हम माइनस माने हैं। दोस्त अब हम इसे मिटाते हैं और अब समझेंगे एनएनपी के बारे में। एनएनपी के बारे में इसका मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बारे में हम लोग समझते हैं विस्तार से। तो चलिए इसे मिटाते हैं और समझते हैं। तब दोस्त अब हम लोग इसे लिख लिए हैं, तो चलिए हम लोग इसे अब समझते हैं एनएनपी के बारे में। तो एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनएनपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब इसका हिंदी होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो चलिए अब हम लोग इसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उससे प्राप्त परिणाम को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो चलिए समझते हैं एक बार फिर से। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद अभी हम लोग ने समझे जीडीपी के बारे में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में समझे। तो उसी में जब मूल्यह्रास हो जाता है यानी कि कहीं घाटा वगैरह हो जाता है तो ह्रास को घटा दिया जाता है तो उससे प्राप्त परिणाम को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब मूल्यह्रास को कई रूपों में देखा जाता है। तो पहला मूल्य में ह्रास, दूसरा पूंजी में उपभोग भत्ता और तीसरा पूंजी का अवमूल्यन। अब चलिए आगे हम लोग इसे देखते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के राष्ट्रीय आय की वास्तविक आय का आकलन है। यह आकलन दो आधार पर किया जाता है। पहला साधन लागत पर और दूसरा बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। तो चलिए हम लोग इसे एक बार फिर से समझते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उससे प्राप्त परिणाम को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब मूल्यह्रास को कई रूपों में देखा जाता है। पहला मूल्य में ह्रास, दूसरा पूंजी उपभोग भत्ता और तीसरा पूंजी का अवमूल्यन। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के राष्ट्रीय आय की वास्तविक आय का आकलन है। यह आकलन दो आधार पर किया जाता है। पहला साधन लागत पर और दूसरा बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। तो चलिए हम लोग इसे अब साधन लागत के बारे में समझते हैं। तो चलिए दोस्त इसे भी हम थोड़ा मिटाते हैं और समझते हैं साधन लागत पर। दोस्त अब हम इसे लिख लिए हैं साधन लागत और बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। तो चलिए हम लोग समझते हैं साधन लागत के बारे में। तो साधन लागत किसे कहते हैं? तो साधन लागत जब शुद्ध लागत का आकलन वस्तुओं का आकलन में आय खर्च के आधार पर किया जाता है तो उसे ही साधन लागत कहा जाता है। किसी देश के राष्ट्रीय आय का सही आकलन इसी के आधार पर लगाया जाता है। तो दोस्त चलिए एक बार हम लोग इसे फिर से समझते हैं। तो साधन लागत जब शुद्ध लागत का आकलन वस्तुओं का आकलन में आय खर्च के आधार पर किया जाता है तो उसे ही साधन लागत कहा जाता है। किसी देश के राष्ट्रीय आय का सही आकलन इसी के आधार पर लगाया जाता है। तो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादित वस्तुओं के लागत के साथ साथ लाभ को जोड़कर जो बाजार मूल्य निर्धारित होता है उसे ही बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो उपर्युक्त दोनों आधारों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय का निर्धारण कहा जाता है। वास्तव में साधन लागत पर ही निर्धारण होता है। तो दोस्त तो हमें उम्मीद है
कि आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एनडीपी के बारे में। एनडीपी इसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। चलिए हम इसे मिटाते हैं और समझते हैं एनडीपी के बारे में। दोस्त अब हम एनडीपी के बारे में लिख लिए हैं, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एनडीपी के बारे में। तो एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसका हिंदी होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो चलिए अब हम लोग इसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो जीडीपी में मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उससे प्राप्त परिणाम एनडीपी कहलाता है। तो जीडीपी में जो ह्रास होता है उसको घटा देते हैं तो उससे जो प्राप्त परिणाम निकलता है उसी को हम एनडीपी कहते हैं। तो मूल्यह्रास भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। एनडीपी भी साधन लागत एवं बाजार मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ पे एनडीपी दो आधार पर निकाला जाता है, एक साधन लागत पर और एक बाजार मूल्य पर। लेकिन 30 जनवरी 2015 ईस्वी में जारी व्यक्तित्व के विज्ञापन के अनुसार सीएसओ ने शुद्ध राष्ट्रीय आय की विपरीत साधन लागत एवं न मानकर वास्तविक आंकड़ा बाजार मूल्य पर मानते हैं। तो दोस्त चलिए हम लोग इसे एक बार फिर से समझते हैं। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी इसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलिए समझते हैं। जीडीपी में मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उससे प्राप्त परिणाम एनडीपी कहलाता है। मूल्यह्रास भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। एनडीपी भी साधन लागत एवं बाजार मूल्य पर निकाला जाता है। लेकिन 30 जनवरी 2015 ईस्वी में जारी व्यक्तित्व के विज्ञापन के अनुसार सीएसओ के शुद्ध राष्ट्रीय आय की विपरीत साधन लागत एवं न मानकर वास्तविक आंकड़ा बाजार मूल्य पर मानते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो प्रति व्यक्ति आय देश के कुल राष्ट्रीय आय के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो उससे प्राप्त परिणाम से प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो चलिए प्रति व्यक्ति का फार्मूला देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति का फार्मूला होता है कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अब कुल जनसंख्या से भाग देते हैं कुल राष्ट्रीय आय में, उससे जो परिणाम निकलता है उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्त अब राष्ट्रीय आय का वीडियो अब यही समाप्त होता है। तो हमें उम्मीद है दोस्त कि आपको राष्ट्रीय आय के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं दोस्त। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है मेरे पास, ये बुक है दोस्त। तो ये बुक में जितना भी राष्ट्रीय आय के बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे और आने वाला एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन वो सब एग्ज़ाम से हम लोग आसानी से लड़ सकेंगे। और इसके बाद ये बुक के बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। और आप हमें अपना सुझाव भी दीजिएगा दोस्त। और हमारा मेहनत तो देख ही रहे हैं दोस्त, कितना मेहनत कर रहे हैं दोस्त। और हम लोग सब एक बार चांद के पार चलेंगे दोस्त। एक बार हम पिछले वीडियो में बनाए हैं चांद के पार, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा और कैसा लगेगा वीडियो वो भी आप सुझाव दीजिएगा दोस्त, अपना सुझाव। तो ठीक है दोस्त, बाय दोस्त। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।